बात करें अगर इस कोविड महामारी की, तो हम सब ने न जाने कितनी ही मौत की खबरों को सुना है। बहुत सारे लोगों ने तो अपने ही घर वालों को खो दिया। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि लोगों को ढंग का इलाज नहीं मिला। अगर इलाज मिला भी तो अस्पतालों के बिल इतने ज़्यादा भारी भरकम थे कि लोगों की जेबें खाली हो गईं। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर जो लूट मची हुई थी, उन सब के बारे में तो हम सब लोगों ने कहानियाँ सुनी ही हैं। मगर आज मैं आपके लिए एक कहानी ऐसी लेकर के आया हूँ, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, सरकारी अस्पतालों की हालत, इलाज के लिए सोर्स लगवाना, सरकार के पास कितनी तैयारी है आपका इलाज कराने की, आपका कितना खर्चा बच सकता है, उन सब के बारे में एक डिस्कशन है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक काम में देरी डेरोगेटरी है, क्योंकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन मैंडेटरी है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिन्हें मैं बचपन से जानता हूँ। वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे और कोविड का ये जो महामारी का दौर है, इसमें लोगों ने किस तरह से झेला, एक आम आदमी को कैसे परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, सेम वही चीज़ें मेरे दोस्त ने झेली हैं। इन्फेक्शन फेज़ से लेकर के रिकवरी फेज़ तक आने तक जो भी चीज़ें उनके साथ हुईं, आज वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलते हैं प्रत्यक्ष मोहन मिश्रा जी से। हाय प्रत्यक्ष। हाय मुदस्सिर भाई, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि तुमने मुझे इनवाइट किया यहाँ। आप सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी अब रिकवरी कैसी चल रही है? मेरी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का रेस्ट बोला है। कई सारी दवाई चल रही हैं, लेकिन रिकवरी फेस अच्छा चल रहा है मेरा अभी, लेकिन स्लोली रिकवरी हो रही है अच्छा, अभी। तो रिकवरी हो रही है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका जो कोविड से एक्सपोजर था वो किस तरह से जी हुआ? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 अप्रैल 2021 को मेरे रिलेटिव में एक डेथ हो गई थी, तो मैं उस क्रियाक्रम में चला गया था। जब क्रियाक्रम में चला गया था तो वहां से मैं एक्सपोज हो गया था। तो मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद क्वारंटाइन कर लिया। क्वारंटाइन करने के बाद मैंने 17 तारीख को अपनी जांच कराई, लेकिन जब जांच कराई तो मुझे जब रिपोर्ट आ गई तो नेगेटिव आई रिपोर्ट मेरी। मैंने 20 तारीख को मेरा तबीयत खराब होना शुरू हुई। पहले कमजोरी आई थोड़ी बहुत। फिर 21-22 तारीख को मैंने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर को दिखाया तब मेरा ऑक्सीजन लेवल 95 था उस वक्त। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद 90 से कम होता है ऑक्सीजन लेवल, तो इनको एडमिट करना पड़ सकता है मुदस्सिर भाई। लेकिन शायद उन्होंने कहा कि कई सारे टेस्ट करने होंगे, तो उन्होंने सीटी स्कैन और एक्सरे लिखा। तो सीटी स्कैन मेरा किया गया तो उसमें निमोनिया निकला। तो मुझे निमोनिया हुआ। जब निमोनिया हुआ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई थी। तो इसके बीच यह हुआ कि ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था मेरा बहुत। तो मुझे सरकारी अस्पताल में मुझे एडमिट किया गया। और सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह की कंडीशंस आपको मिली जब आप वहां पहुंचे? तो क्या वो जो एडमिशन प्रोसेस था वो कैसा था? उस पे वहां जब मैं पहुंचा, पहले मुझे एडमिट ही नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ से जब मैं रेफर होके गया, वही डॉक्टर ने लिखा कि प्रत्यक्ष मोहन मिश्रा को रेफर किया जाता है सरकारी अस्पताल में। और मेरे कई सारे पत्रकार दोस्त थे, उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की। और मेरे विधायक जी जो शरद अवस्थी हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे एडमिट कराने में। जब मैं एडमिट हो गया तब वहां मेरा ऑक्सीजन लेवल मेरा था 70 के आसपास, लेकिन जब मैं एडमिट हो गया था तो ऑक्सीजन मुझे लग गई थी। तो आपकी ये जब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब आपको जरूरत पड़ी तो उसका प्रोक्योरमेंट क्या इजीली हुआ या उसमें कोई प्रॉब्लम हुई थी आपको? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन विधायक जी शरद अवस्थी जी के द्वारा मुझे ऑक्सीजन मिलती रही, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता रहा मुझे। ये और आप क्या सरकारी डिस्क्राइब कर अस्पताल सकते हैं? आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स थी ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने में? जब जब मुझे एडमिट किया गया उससे 2 दिन पहले सरकार ने ऐलान कर दिया था कि मैं सारे यूपी के प्लांट्स जितने हैं ऑक्सीजन प्लांट, उनको अपने अंडर ले लिया था उन्होंने। तो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा था। मेरा भाई बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर तक कहता रहा ऑक्सीजन प्लांट पे जाके कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। फिर जो विधायक जी के कोटे से मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हुआ। उनका कोटा लगा और डीएम ने लिख के दिया, तब मुझे वो ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त होना शुरू हुआ। लेकिन एक इमरजेंसी में सिलेंडर रखना ही था मुझको, तो उन्होंने हमको एक दे दिया अपना सिलेंडर।
फिर सिलेंडर वहां मिलने के बाद वहां सरकारी अस्पताल में स्थिति बहुत खराब थी। वहां के डॉक्टर्स नर्स आते थे रूटीन चेकअप करने, वो दिन में 3 बार होता था लेकिन वो 1 बार आते थे। वहां पीपी किट नहीं थी लोगों के पास, मास्क प्रॉपरली वेयर नहीं करते थे, जितना एक्सपोज वो हो सकते थे उन्होंने अपने आप को बचाया, लेकिन पेशेंट्स कितना कम एक्सपोज हो वो नहीं देखते थे। वहाँ तो के सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ सैनिटेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? सैनिटेशन कैसा था वहाँ? हाँ, वहाँ वर्कर्स जो और सारे वर्कर्स थे वो अपना प्रॉपरली काम कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, सैनिटाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन वहाँ की स्थिति एक थी कि वहाँ की नर्सें और डॉक्टर्स बहुत कम चेकअप करते थे पेशेंट्स का। मैं वहाँ से रेफर हो गया था। जब मैंने वहाँ मेरा चेकअप हुआ, रूटीन चेकअप हुआ, जब कोविड पॉजिटिव आया अगले दिन, तो मुझे उन्होंने रेफर कर दिया हिंद या मेयो हॉस्पिटल। वो ऑन पेपर रेफर हो गया था मैं, लेकिन ऑन पोर्टल रेफर नहीं हुआ। मैं 3 घंटे हिंद अस्पताल के बाहर खड़ा रहा मेरी एम्बुलेंस। मैं वहां किसी तरह सांसें ले रहा था, क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है खुद का, ये तो क्या ऑक्सीजन हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट्स की कोई पूछ नहीं है? नो, कुछ भी नहीं है। और बाहर सिर्फ आप जाएंगे, आपसे गार्ड पूछेगा कि आपकी एंट्री हो सकती है कि नहीं, वो देखेगा आपको और एम्बुलेंस वाला चेकअप करेगा तो आप जा सकते हैं। आपके पास पर्ची होनी चाहिए घुसने के लिए कि शायद आप घुस सकें। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको मतलब बाहर वेट करना पड़ा, 3 घंटे तक आप वहीं बाहर रहे, तो जब आपको एंट्री मिली है तो आपको वहां पर आपका रिसेप्शन कैसा हुआ? आपको लोगों ने मतलब प्रॉपर्ली ट्रीट किया कि नहीं? आपको मेडिकल अटेंशन कितने टाइम के बाद मिला? मुझसे भाई, जब मैं 3 घंटे बाहर खड़ा रहा, एम्बुलेंस वाले ने अपनी एम्बुलेंस घुसेड़ दी अस्पताल में, तब वहां मुझे बेड मिला किसी तरह। बेड तो कहीं अवेलेबल था ही नहीं, हिंद में एक बेड खाली था किसी तरह से। जब बेड खाली था तो मेरा भाई वहां मुझको लेके गया था, लेकिन वो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे इस चीज का कि शायद मुझे एडमिट करें या ना करें। लेकिन ऊपर वाले की दुआ थी, मुझे एडमिट कर लिया गया। तो आपका ये जो ट्रीटमेंट चला है, ये जो ट्रीटमेंट आपका हाँ। चला है, तो उसके बारे में कुछ एक ओवरव्यू दें कि आपको किस तरह से वहां पर डॉक्टर्स ने ट्रीट किया? मैं जब एडमिट हो गया था तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 60 था और मैं वेंटिलेटर पे था 2 घंटे। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इनको बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। लेकिन जब स्टेबल हो गया, मैं वहां जाके डॉक्टर्स ने तुरंत मुझे देखा और नर्सेस ने मुझे दवाइयां लगाना शुरू कर दिया, डोजेस देना शुरू कर दिया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था अच्छा खासा। लेकिन जब मैं स्टेबल हो गया तो उन्होंने प्रॉपरली मुझे देखना शुरू कर दिया। तो मेरा 60 के आसपास 70-60 फ्लक्चुएट करता था ऑक्सीजन लेवल, लेकिन वो कर रहा था, लेकिन नॉर्मल हो गया था मैं। लेकिन जब रिकवरी स्लो थी तब मुझे देखा कि शायद डॉक्टर ने कहा कि इसको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेंगे, सारे इंजेक्शंस लगेंगे, जो मार्केट में बहुत वैल्यू थी, उनकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी उस वक्त। तो डॉक्टर ने जब ये कहा तो मेरे रिलेटिव और पत्रकार जितने दोस्त थे मेरे, उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि इंजेक्शन कहाँ से मिल सकता है। तो उस वक्त मेरे कजिन ब्रदर हैं, तो उन्होंने बात की थी सिप्ला में। तो सिप्ला में उन्होंने कहा था कि आपको मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता इंजेक्शन। तो भाई को डीलर मिल गया था, लेकिन डीलर ने कहा था एक इंजेक्शन की वैल्यू थी 25,000। लेकिन उसी वक्त एक सरकार का नियम आ गया था। सरकार ने कहा था कि इस इंजेक्शन जो है वो हम सरकारी अस्पतालों को और उनको देंगे। तो जब ये आया था तब वहां से मुझे वो इंजेक्शन फ्री मिल गए थे और मुझे 4 डोज लगी थी। तो वहां से मेरी रिकवरी शुरू हुई थी अच्छी खासी। फिर मैं रिकवर कर गया और वहां से मेरी 90 आ गई थी, 60 से 90 आ गई थी और इंजेक्शन लगने के बाद। आप हमें ये चीज मेंशन करें कि ये जो वार्ड था आपका, आप प्राइवेट वार्ड में थे या आप जनरल वार्ड में थे? मैं जनरल वार्ड में था और मैं वहां 15 दिन एडमिट रहा। 15 से 14 दिन एडमिट रहा। अप्रोक्सीमेट मेरा बिल बनता 2 के आसपास का, लेकिन वो मेरा बिल बहुत कम बना। हाँ, 2 लाख के आसपास का बनता, लेकिन मेरा बिल अप्रोक्सीमेट 50,000 में निपट गया क्योंकि मुझे इंजेक्शन फ्री लगे। और ये मतलब बेड का चार्ज कितना था? ये बेड का चार्ज था मुदस्सिर भाई 10,000 रुपए पर डे।
10,000 रुपए अगर पर डे था, तो उसके हिसाब से अगर आप 10-12 दिन का निकालें तो आपका 1 10 लाख के ऊपर बनता है। 1 लाख, हाँ 1 लाख के ऊपर बनता है। तो ये 50,000 का इक्वेशन कहाँ से बना आपका? ओके ओके, ये भी मैं इसको मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब एडमिट हो रहा था कि तो मैं पीएमओ के द्वारा गया था, क्योंकि बेड मिल नहीं रहा था। तो पोर्टल के जो पोर्टल पे चढ़ा नहीं था, पोर्टल पे चढ़ाया गया था पीएमओ के पोर्टल पे, और उसमें मदद की पत्रकारों ने और एम्बुलेंस वाले ड्राइवर ने और जितने मेरे रिलेटिव थे उन्होंने मदद की पोर्टल पे चढ़वाने में। और जब चढ़ गया तब मैं अंदर घुस गया। जब मैं अंदर घुस गया तब वहां से पीएमओ के द्वारा मेरा सारा इलाज फ्री हुआ। ओके, तो ये जो सुविधा है ये आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचती है? इसके बारे में आपका कोई ऑब्जर्वेशन है क्या? मुंसिस भाई, मुझे लगता है कि आम जनता तक इसलिए नहीं पहुंचती, पहले सरकार बहुत ज्यादा इसमें जोर नहीं दे रही है बताने में कि शायद इस तरह की फैसिलिटी चल रही है। दूसरे पॉइंट ये हो सकता है कि जागरूकता नहीं है लोगों को, शायद ऐसी फैसिलिटी चल रही हैं कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। और दूसरी बात, हॉस्पिटल भी नहीं बताना चाहता क्योंकि उनका बिल बन रहा है अच्छा खासा। जैसा कि आपने ये जनरल वार्ड की बात की कि आप जनरल वार्ड में थे, आप एक विधायक कोटा से रिटायर होकर आए थे, तो आपके ट्रीटमेंट में या दूसरों के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का 19-20 होना ये महसूस किया क्या आपने? नहीं 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 मुदस्सिर भाई, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। ट्रीटमेंट प्रॉपरली सबको वही तरह मिल रहा था जैसे हमको मिल रहा था। और रही बात वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर जो मुझे मिला था वो पीएमओ द्वारा मिला था। क्योंकि मैं पीएमओ से रेफर होके गया था। आप जिस तरह से रिकवर होकर अब आप वापस हम लोगों के बीच हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं प्रत्येक धन्यवाद भाई। आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर प्रत्येक।